नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है और आपने यह भी अब सुना होगा कि हम 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ करते थे जीडीपी के आंकड़ा के हिसाब से देखें, लेकिन हमने जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथा स्थान अपना बना लिया है। यानी कि अब हमसे आगे केवल जर्मनी, चीन और अमेरिका है और कहा जा रहा है कि 2027 के मध्य तक हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे और हमारा तो टारगेट यहां तक है कि हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना चाह रहे हैं 2027 तक, जर्मनी को पीछे छोड़ करके। ये तमाम आंकड़े सुनने में, समझने में, देखने में बहुत बेहतर लगता है और भारत की आर्थिक परिदृश्य को मजबूती भी देता है। लेकिन एक पक्ष है जहां पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था आंकड़ों में तो वृद्धि कर रहा है, लेकिन उसके आधार पर असमानता में भी वृद्धि होता जा रहा है। और शब्द तो यहां तक कहा जा रहा है कि एक इंडिया हो गया है, एक भारत हो गया है। इंडिया जहां पर बहुत अमीर लोग हैं और भारत जहां पर लोग जो रहते हैं उनके पास रिसोर्सेस बेहद कम है। अब इन सब चीजों को लेकर के विभिन्न अर्थशास्त्री तो सवाल उठा ही रहे थे, लेकिन अब सरकार में ही शामिल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ने भी इस बात को लेकर के चर्चा किया है और असमानता को दिखाया है। क्या क्या बिंदु यहां पर हो सकता है कि इन चीजों को लेकर के इन्होंने कहा है, हम विस्तार से इन चीजों को चर्चा करेंगे। सॉल्यूशन क्या इन्होंने कहा यह भी देखेंगे। देखिए, नागपुर में एक सभा था, एक सार्वजनिक सभा, और उसमें उन्होंने कुछ मुद्दों को लेकर के चर्चा किया, जो संबोधित किया कार्यक्रम को। यहीं पर इन्होंने कहा कि आर्थिक असमानता जो है वह देश में लगातार बढ़ती जा रही है और यह आर्थिक असमानता देश में इस कदर बढ़ गई है कि यह निश्चित तौर पर अब इस देश के लिए गंभीर चिंता का सबब बन गया है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने कहा कि देश में धीरे धीरे धन कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाता है, जबकि गरीबों की संख्या की जो है वह लगातार बढ़ रही है। आप जानते हैं कि आजादी के बाद यह कहा गया कि बेरोजगारी सबसे उच्चतम दर पर है। रिसोर्सेज को लेकर के कहा गया कि देश के तकरीबन 90% रिसोर्सेज जो है वो 10% लोगों के पास ही है और देश के 10% रिसोर्सेज पर देश के 90% पॉपुलेशन निर्भर है। तो आप सोच सकते हैं कि असमानता किस हद तक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर बताता हूं, अभी आईपीएल का 18वां संस्करण समाप्त हुआ। आपने देखा होगा कि एक एक बॉल पर जब 6 लगता है, लाखों रुपये जो है वो बढ़ते हैं प्लेयर में। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे, देश का एक आदमी 1 लाख रुपया कमाने के लिए एक रिक्शा चालक को पूरे साल भर खून पसीना मेहनत करना पड़ेगा, बहाना पड़ेगा, तब शायद 1 लाख आए या वो भी ना आ पाए। तो समझ सकते हैं, जिस देश में एक तरफ जो है लाखों करोड़ों जो है पानी की तरह बहाया जाता हो और दूसरे तरफ कोई व्यक्ति खून पसीना जो है पानी की तरह बहा रहा हो, फिर भी पैसे उसके पास नहीं आ रहा हो, आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो, एम्बुलेंस तक ना हो लोगों को अपने परिजनों को ले जाने के लिए, तो ये तमाम चीजें निश्चित तौर पर गंभीर चिंता तो व्यक्त करता ही है। वही बात यहां पर यह कह रहे हैं, यह प्रवृत्ति भारत के सामाजिक आर्थिक ढांचे के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। निश्चित तौर पर भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, उस पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, श्रीलंका की हालत आप देखिए। श्रीलंका में क्या हुआ, लगातार असमानताएं बढ़ता रहा और इसका परिणाम क्या हुआ, राजनीतिक तौर पर अराजकता का स्थिति आया, सामाजिक आर्थिक विपन्नता से देश को जूझना पड़ा, है ना। तो ये सब चीजें हमने वहां देखा है और ये चीजें भारत में ना हो आगे चल करके, इस चीज को लेकर के अभी से प्रयत्न करना पड़ेगा। अभी ना यहां पर इन्होंने उसी बात को इंडिकेट किया है जो विभिन्न अर्थशास्त्र के द्वारा कहा जाता है कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था विकसित हो तो केवल जीडीपी को आप आधार मत बनाइए। केवल जीडीपी के आंकड़ों को देख करके ये नहीं कह सकते कि देश के हालात कैसे हैं, फिर क्या करना होगा। यहां पर इन्होंने सॉल्यूशन भी दिया कि देखिए, आपको ग्रामीण उत्थान पर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ग्रामीण उत्थान क्यों, आज भी हम कहते हैं कि भारत जो है वो गांव का देश है। तात्पर्य यह है कि देश की अधिकांशता आबादी गांव में निवास करती है। आज भी अगर शहरीकरण तीव्र है, इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि अगर देखा जाए गांव में भारत की 50 से 55% आबादी रहती है। यह कहा गया है कि रिपोर्ट में कि आने वाले कुछ वर्षों में देखा जाएगा, खास करके एशिया में, हर 10 में से 7 लोग जो हैं वह शहर में रहना चाहेंगे, यानी कि शहरीकरण पर जोर देना पड़ेगा।
तो निश्चित तौर पर अगर ये पॉपुलेशन शहर में मूव करती है और शहरों में असमानता और अधिक होता है, इसलिए मलिन बस्तियों का निर्माण होता है। आजकल दिल्ली में देखिए कितने स्लम एरिया तोड़े जा रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ये सब सारी चीजें आगे चल करके एक परेशानी का सबब बन सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्र पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि वही गांधी जी का ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना पर बात करनी चाहिए। ठीक है, इसको लेकर के अब ग्रामीण क्षेत्र में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, इसको ठीक से समझिए, डिकोड कीजिए, तो निश्चित तौर पर आपको एमएसएमई सेक्टर पर काम करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर काम नहीं कर सकते है ना, इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, तो एमएसएमई सेक्टर पर काम कीजिए। दूसरी एक चीज आप यहां पर कर सकते हैं कि आपको यह करना पड़ेगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो किस पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर के आधार पर देखेंगे तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, यानी कि एग्रीकल्चर पर। तो जाहिर सी बात है कि आपको एग्रीकल्चर को बेहतर करना पड़ेगा। मनरेगा एक बहुत अच्छा स्कीम यहां पर आता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए, तो मनरेगा का साइज बढ़ाना पड़ेगा। क्या मनरेगा के तहत जो पैसे दिए जाते हैं उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, उस पर विचार कीजिए। क्या यह हो सकता है कि मनरेगा के तहत साल भर में कार्य करने के दिनों की संख्या है उसको बढ़ाया जा सकता है, उस पर विचार कीजिए। ये तमाम फैक्टर्स आपको जोड़ने पड़ेंगे, और जब आप इन तमाम फैक्टर्स को जोड़ेंगे तब ये जाकर के काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, क्या एग्रीकल्चर के साथ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए तमाम बिंदु शामिल कर सकते हैं? पशुपालन शामिल कर सकते हैं, मत्स्य पालन शामिल कर सकते हैं, डेयरी को शामिल कर सकते हैं। तो तलाशने होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या कार्य आप कर सकते हैं। जब तक उस पर फोकस नहीं करेंगे तब तक आप बेंगलुरु, गुरुग्राम, नोएडा, चेन्नई, मुंबई, बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है क्यों ना आप इकट्ठा कर लें, सर्विस सेक्टर को क्यों ना बेहतर कर दें, वह नीचे के लोगों तक नहीं जाएगा और फिर सामाजिक आर्थिक विपन्नता बनेगा, तो अराजकता की स्थिति आगे चल के आ सकता है। तो यही चीजें यहां पर कह रहे हैं कि गडकरी ने विकेंद्रीकृत और समावेशी विकास की आवश्यकता पर बल दिया। विकेंद्रीकृत मतलब जो सेंटर पर एक सेंट्रलाइज ना हो जाए डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं बिखराव हो, सभी तक वो पहुंचे। और दूसरा बात, समावेशी विकास, यानी कि आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक विकास का जो है वह मॉडल पहुंचना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि वह बेहतर जीवन यापन कर रहा है। सरकार की नीति निर्माण ऐसा हो, इस बात को लेकर के यहां पर बल दिया जा रहा है। और केवल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में हम देखते हैं कि रफ्तार है, तो इससे नहीं कहा जा सकता कि लोगों को जीवन में बेहतर हुआ है, वो अभी भी हाशिए पर खड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो स्थिति और खराब है। तो कुल मिलाकर के क्या करना पड़ेगा? जीडीपी के अलावा अगर आप विचार करते हैं तो आपका एसडीआई में क्या आंकड़ा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, चलिए आप लोग कमेंट में बताइए। और ये देखेंगे 130 प्लस के बाहर जा रहा है, तो बहुत बुरी स्थिति है एसडीआई में। और इसके पास हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या स्थिति है? भूटान जैसा देश अपनी अमीरी को हैप्पीनेस इंडेक्स में मेजर करता है, भारत कहां खड़ा है, ये समझना पड़ेगा, है ना। तो ये तमाम चीजें जो आप देखेंगे ना, उस ये बताता है कि भारत अपने जो पड़ोसी देश है, भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जा रही है, दक्षिण एशिया की बात की जा रही है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उनसे भी पीछे है। तो निश्चित तौर पर यह बेहतर करने की आवश्यकता यहां पर है, और उसके लिए आपको कृषि क्षेत्र को बेहतर करना पड़ेगा। आप कृषि क्षेत्र की उपेक्षा नहीं कर सकते, है ना। लगातार आप हर बार ये नहीं कह सकते कि मानसून पर निर्भर है भारतीय कृषि, मानसून बेहतर नहीं हुआ तो उपजा नहीं हुआ, नहीं, ये लॉजिक आप नहीं चलेगा। आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, उसको विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा उन चीजों का, और शहरी केंद्रित विकास को जो है असंतुलित निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। क्योंकि लगातार शहरों पर बोझ बढ़ेगा तो समझ सकते हैं कि शहरों में मलिन बस्तियों का निर्माण तो होना तय है। फिर जब आप स्लम एरिया बनेगा, आप तोड़ेंगे झुग्गी झोपड़ियों को, फिर वो लोग कहां जाएंगे? विस्थापन क्या पहले उनका हुआ? ये तमाम चीजें अगर देखेंगे ना, तो एक अराजकता का स्थिति बनता हुआ नजर आएगा। तो यही सारी बातें उन्होंने कहा है। क्षेत्रीय असंतुलन का आधार जो है कृषि बनाम सर्विस सेक्टर से उन्होंने दिया। 2 सेक्टर, प्राइमरी और टर्सरी सेक्टर। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है प्राइमरी सेक्टर में था, और ये जो है टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। हमने क्या किया? सीधा जंप कर गए। हम जो सेकेंडरी सेक्टर है ना विनिर्माण का, यहां पे काम ही नहीं किए। तो कहा जाता है कि विनिर्माण के क्षेत्र में कार्य ना होने की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो स्वरोजगार में नहीं जा सके, क्योंकि सर्विस सेक्टर में स्वरोजगार हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। या तो एग्रीकल्चर में जा सकता है या यहां पर सेकेंडरी में जा सकता था, इसमें हमने फोकस नहीं किया, और ये प्रॉब्लम यहां पर बनता है। तो कहा गया कि भाई एग्रीकल्चर जो है उसमें आज भी 65 से 70% आबादी जो है ये उसको रोजगार देता है। इस हिसाब से देखा जाए तो जीडीपी के हिसाब से इसका योगदान ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 65 से 70% को रोजगार दे रहा है देश में, है ना। लेकिन अगर जीडीपी में योगदान देखेंगे तो मात्र 12% है। तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय तो है ही कि इतने लोग देश के खप एक सेक्टर में हैं और उसका केवल 12% योगदान है। इसका मतलब क्या है कि इन लोगों का इनकम जो है, इन लोगों की आमदनी जो है वो बेहद कम है।
बेहद कम है। यह बात यहां से समझने की आवश्यकता है। इसके विपरीत सेवा और विनिर्माण क्षेत्र देखेंगे, जिसमें अपेक्षाकृत कम लोगों को रोजगार देता है, जीडीपी में 52 से 54% और 22 से 24% योगदान देता है। यह 52 से 54 जो कहा गया है, यह सर्विस सेक्टर के लिए है और यह जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। तो ये दोनों देखिए, जबकि लोग इसमें कम है, यहां पर 70% है तो 30% ही इधर है, लेकिन यहां इसका योगदान देखिए। इसका मतलब क्या है कि इनका वेगेज इसमें ज्यादा है, सैलरी ज्यादा है, और इसीलिए कहा जाता है कि क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन को ये बड़े स्तर पर दिखाता है। एक फिलॉसफी की भी यहां पर चर्चा किया गया कि खाली पेट जो है ना वो दर्शन नहीं होता, गरीबी उन्मूलन को आपको प्राथमिकता देना ही पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि पॉवर्टी को कैसे हटाया जाए, पॉलिसी मेकिंग उस अकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा, तब तक काम नहीं बनने वाला। स्वामी विवेकानंद है ना, उनके बात को रखते हुए कहा गया है कि खाली पेट जो है दर्शन शास्त्र नहीं सीखते, है ना। पहले सूरदास को हम लोग पढ़ते हैं, सूरदास ने भी कहा था, भूखे भजन ना होय गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, है ना। यानी कि पेट जब भरा होता है ना तभी फिलॉसफी आता है, यानी कि लोग जो है विकास के कार्य सोचते हैं, थॉट प्रोसेस बढ़ता है, चिंतन मनन सृजन की अवस्था में आता है। वो तब होगा जब पेट भरा होगा। अगर पेट ही खाली है, भूखा है, यानी कि वो विपत्ति में घिरा हुआ है, तो क्या दर्शन उसके दिमाग में आएगा? क्या वो R&D पे काम कर पाएगा? रिसर्च डेवलपमेंट कुछ आएगा? उसके इनोवेशन कुछ आइडिया आएगा ही नहीं। बेसिक चीज़ों से वो व्यक्ति जूझता रहेगा। वही बातें यहाँ पर कहा गया है कि वैचारिक नीति से पहले गरीबी हटाना प्राथमिकता होनी चाहिए, अन्यथा यहाँ पर लोकतांत्रिक और सामाजिक दर्शन का प्रभाव अक्षुण्ण नहीं रह पाएगा। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहा राव और मनमोहन सिंह की सराहना की। जब नरसिंहा राव प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, है ना, मनमोहन सिंह जी। और वो 90 के दशक में चलिए, जब हम लोगों ने LPG को एडॉप्ट किया, हमने कहा कि भाई दुनिया भर से हम जुड़ेंगे, वैश्वीकरण लाएंगे, हम उदारीकरण की व्यवस्था से लाएंगे, हम प्राइवेट सेक्टर को लाएंगे, और ये वही 90 के दशक था। इसीलिए इस दोनों की वजह से उस वक्त भारत में, आप जानते हैं, आपने पॉलिटी पढ़ा होगा, आपने जो है 360 पढ़ा होगा, है ना। अब इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये वित्तीय आपातकाल की बात करता है। लेकिन 90 के दशक में लगा कि देश में वित्तीय आपातकाल की स्थिति आ जाएगा, लेकिन बचा लिया थैंक्स टू नरसिंहा राव और मनमोहन सिंह जी। ये दोनों ने की पॉलिसी के वजह से यहां पर जो है, क्योंकि IMF ने हमारे साथ शर्त रख दिया कि आपको LPG करना होगा, तो हमने अपने मार्केट को खोला बाहर की दुनिया के लिए। कैसे सोनी टीवी जो है गांव-गांव में पहुंच गया, सोचिए। ये 90 के दशक के बाद की स्थिति है। तो यही चीजें हैं। तो आज जो देख रहे हैं कि हम लोग ये डिजिटल माहौल में हैं, मैं यहाँ से YouTube के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ये सब कैसे हुआ? ये वैश्वीकरण के दौर में जब हम आए तभी तो, ये हम प्राइवेटाइजेशन में आए तभी तो कुल मिलाकर के जो सेक्टर यहाँ पर हमने काम किया वो इनको जाता है ये विकास का मॉडल। और यहाँ पर इसीलिए कहा कि इन्होंने कोशिश किया कि कैसे अर्थव्यवस्था को बेहतर किया जाए, वो थॉट प्रोसेस लाया। वही हमें कहीं ना कहीं समय के साथ हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा। बुनियादी ढांचों के लिए कहा गया कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। ये नितिन गडकरी साहब ना हमेशा से कहते आए हैं कि वो हमेशा कहते हैं कि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बेहतर कर दूंगा। तो भाई क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे कमी है? वो कहते नहीं, बिल्कुल नहीं कमी है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए। देखिए इन्होंने कहा कि भारत की सड़क परियोजनाओं के लिए धन की कमी नहीं है, लगातार सरकार कहती है कि पैसे कमी है, नितिन गडकरी नहीं कह रहे हैं, है ना। और इन्होंने कहा BOT बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल की प्रशंसा करते हुए कहा कि टोल राजस्व वर्तमान में 55,000 करोड़ है और आने वाले वर्षों में यह 1.4 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम इस मॉडल से पैसा निकाल लेंगे, तो इसके लिए हमें टेंशन नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, काम की कमी है। लगातार कहते हैं कि भारत की सड़कों को ना अमेरिका की सड़कें हम बनाएंगे, विदेशी कर्ज नहीं घरेलू निवेश से निर्माण होगा। समझिए लगातार सरकारें क्या करती है, दुनिया भर के विदेशी कर्ज पर निर्भर होती है, खास करके डेवलपिंग कंट्री का तो यही नेचर है। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, हम इन्वेस्टमेंट घरेलू स्तर पर करेंगे, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से हम बेहतर करेंगे चीजों को। देखिए जोर दिया कि भारत अब विदेशी कर्ज या सहायता पर निर्भर नहीं है, गरीबों से जुटाए गए जो पैसे हैं उससे सड़क बनवाऊंगा, ना कि अमेरिका कनाडा से पैसे लूंगा। उन्होंने घरेलू बॉन्ड के बढ़ते रिटर्न 18 से 20% की ओर जो है इशारा किया। तो एक चीज यहां चर्चा में ला दिया है इन्होंने, घरेलू बॉन्ड।
घरेलू बॉन्ड के विषय में थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। रिटर्न इसका जो है इस पर 18 से 20% हो रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग इधर झुकाव करेंगे। अब इधर झुकाव करेंगे तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो इसमें पैसा लगाएंगे, इस पैसा से यहां पर जो है कार्य कर लिया जाएगा, ये बात यहां पर कहना चाह रहे हैं। सीए को लेकर के उन्होंने चर्चा किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं, कहा कि भाई राष्ट्र निर्माण में आपकी भागीदारी जो है वह बेहद महत्वपूर्ण है, तो आपकी भागीदारी सीमित नहीं रहना चाहिए अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में भी आप बेहतर करें, जो वित्तीय नीति है और निवेश की रणनीति है उसमें आप लीडर हैं, तो लीडरशिप की क्वालिटी भी आप उसमें निश्चित तौर पर दिखाएं, राष्ट्र को एक जो है आप नया रास्ता दिखाएं। कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक में सुधार से रोजगार सृजन, चूंकि देखिए ये दो चीजें जो है ना, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक, इसका अपने आप में देखें तो बहुत व्यापक मतलब है, बहुत, आप इसको सतही तौर पर नहीं ले सकते। पूरे जितने काम है ना, हर चीज इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वो सेक्टर है जहां का अगर आप कह सकते हैं कि जो कैपेसिटी है वो अनलॉक अभी तक हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इस सेक्टर पर अगर बहुत बेहतर काम किया जाए, सरकार के द्वारा पॉलिसी बनाई जाए, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। यह खजाना है रोजगार का, ऐसे माना जाता है और दुनिया भर में यह देखा गया है, ठीक है। तो यहां पर यह बात भी ये कह रहे हैं कि सरकार बंदरगाहों, औद्योगिक क्षेत्रों, ग्रामीण कनेक्टिविटी खास करके इसमें बहुत यहां पर जो है गुंजाइश है, इसको बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं पर क्या कर रही है, लगातार काम कर रही है। इससे लॉजिस्टिक लागत क्या है, घटेगा। लॉजिस्टिक लागत घटेगा तो बताइए कि ऑपरेशन कॉस्ट अगर घटा तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो प्रोडक्ट भारत में अगर होता है तो दुनिया भर में उसका डिमांड बढ़ेगा, तो क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, तो हमारा जो बैलेंस शीट है वो थोड़ा हेल्दी दिखेगा, है ना, घाटा में हमारा व्यापार नहीं चलेगा, तो निवेश बढ़ेगा, स्थानीय रोजगार को अवसर मिलेगा, तो निश्चित तौर पर एक जो असमानता है वो खत्म होगा। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, हम जो कह रहे हैं $5 ट्रिलियन, और लगातार हम कह रहे हैं कि देखिए 2027 के मध्य तक हम जो है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तो इसके लक्ष्य को लेकर के इन्होंने कहा कि थोड़ी सतर्कता भी बनाइए। अब देखिए यहां पर अब पहले नंबर पर जो है वो अमेरिका है, ठीक है। अब अमेरिका जो है वो $30 के हिसाब से चल सकते हैं, 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के हिसाब से नंबर 1 पर है। दूसरे पर कहा गया कि भाई चाइना है, और चाइना का 19.5 जो है ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। तीसरे पर जर्मनी है, और जर्मनी को लेकर के कहा गया कि ये तकरीबन कह सकते हैं 4.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। और चौथे पर अब अपना प्यारा देश हिंदुस्तान है, और वह कह सकते हैं कि 4.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो कुल मिलाकर के हम 4.4 पर हैं। जापान उसके बाद 5वें पर आता है, तो अब हम जापान की चर्चा क्यों करें, हम ऊपर आ गए हैं। तो यहां पर इंडिया पहुंच चुका है, और 2027 तक कह रहे हैं कि हम इसको सरप्लस करके जर्मनी के पास आ जाएंगे, जर्मनी को हम नीचे धकेल देंगे, और 4.4 ट्रिलियन डॉलर जो है ये हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ये 4.9 रहेगा, हम ऊपर निकलेंगे। तो कुल मिलाकर के हमने जो ये टारगेट रखा है, इसमें देखना होगा कि केवल आर्थिक आंकड़ों की चकाचौंध में हमें नहीं खोना है, इससे प्रभावित नहीं होना है, बल्कि वास्तविक जो असमानता है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और लॉन्ग टर्म में अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, डेमोक्रेसी को अगर आपको और मजबूत करना है, तो निश्चित तौर पर आपको यह करना पड़ेगा कि आप आंकड़े 2027 तक 5 ट्रिलियन ले जाइए, लेकिन आप कोशिश कर दिए कि आपका HDI भी बेहतर हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। इसमें यह भी देखा जाएगा कि पक्के मकान कितनों को मिला, इसमें यह भी देखा जाएगा कि जीवन प्रत्याशा क्या है, यानी कि स्वास्थ्य व्यवस्था को देखा गया, इसमें यह भी देखा जाएगा कि स्कूल से ड्रॉप आउट क्या है, यानी कि एजुकेशन के सिस्टम को देखा गया। कुल मिलाकर के एक व्यापक स्तर है, तो इस पर काम कीजिए, आप हैप्पीनेस इंडेक्स पे काम कीजिए। इन तमाम चीज़ों पर अगर आप देखेंगे ना, तो फिर आप कह सकते हैं कि भाई आपने जो GDP पे काम किया है फिर वो बेहतर है। नहीं तो केवल GDP के आंकड़ों को देखेंगे तो भारत के लिए जो कहा जाता है ना कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो क्या है, जॉबलेस इकोनॉमी हो गई है। इकोनॉमी तो बेहतर है लेकिन जॉबलेस इकोनॉमी है, उस आधार पर फिर ये असमानता निश्चित तौर पर बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।